चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज जो है फिर हम लोग एक अच्छा ही टॉपिक को डील करने वाले हैं। तो जल्दी हम चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर अपना फीडबैक दें। ठीक है, इस पर धुआंधार रेलवे के जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है करेंट में ग्रुप डी का, उसका एकदम फुल्ली वीडियो आपको एकदम फ्री मिलेगा। ठीक है, तो हमसे जुड़े और तरह तरह के केमिस्ट्री के जितने भी अच्छे से अच्छे लेवल का और जितने भी नुकालीदार घुमावदार जितने भी प्रश्न हो तो सबको डील करें। आने वाले समय में कुछ एक्सपेरिमेंट भी होगा जो बाय वीडियो आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अतरंगी जैसे कि जो ये सब जो एग्ज़ाम जो हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं एकदम लल्लन टॉप बात लिखे हुए हैं सर। लल्लन टॉप सुने हो ना, न्यूज चैनल है, तो उसी तरह से एकदम छापने वाला प्रश्न है। बात को समझिए, किसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है? आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहले ग्रुप को समझ लेते हैं। ग्रुप दो तरह से बांटा गया है। एक क्या है? 1 से 18। यह जो है 1984 से लागू है। ध्यान दीजिएगा, महीन क्वेश्चन आता है कि जो 1 से 18 तक लागू हो गया ग्रुप, वो कब से? तो कब से लागू हुआ? 1984 से। और इसका जो था कौन लागू किया? तो एक संस्था है जिसका नाम है IUPAC। नाम तो सुने ही होंगे। कोई वो फिल्मों में डायलॉग कहता है ना कि नाम तो सुने ही होंगे, तो कि हाँ, नाम में क्या रखा है, काम करते हैं। ये कौन दिए थे? IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म पहले ही बता चुके हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक बार फिर से, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी वैसा रसायन जो विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अप्लाई होता है, वो नाम रखा जाए। जबकि ये जो नाम था, यह जो था अमेरिका का था। यह जो नाम है अमेरिकन नाम कहलाता है। मतलब अमेरिका के लोगों के द्वारा क्या किया गया था? इसका नामकरण किया गया था। ठीक है, यानी कि विभाजन तो कौन किए थे? मेनलिफ किए थे ना, बस। तो वो अमेरिका सिस्टम पर था। ये IUPAC सिस्टम पर है। ये कौन सिस्टम पर आधारित है? ऊपर वाला आ रहा है सर, देखिए तो, चलिए। हाँ, ये जो नीचे वाला था वो अमेरिकन सिस्टम पर था। तो अभी भी दोनों चलता है। अभी भी ज़्यादा जो यूज होता है वो पुराना वाला यूज होता है। ये आपको ज़्यादा यूज होगा, यूज ज़्यादा होगा। नीट में जाइए, मेडिकल में जाइए, कहीं भी जाइए, IIT जाइए, कोटा में जाइए, पढ़िए। ये जो होता है कम यूज होता है, लेकिन हाँ, कम यूज होता है। ग्रुप डी के एग्जाम में जाइएगा या रेलवे के टेक्नीशियन का बात कर लीजिए, LP का बात कर लीजिए, या फिर अभी जो कुछ दिन पहले NTPC का एग्ज़ाम हुआ है, उस सब में ये सभी प्रश्न आता है। तो सबसे पहले यहाँ जान लीजिए, ग्रुप दो तरह से, 1 से 18 नया वाला 1984 में IUPAC के द्वारा। जबकि 1 से लेकर 7A, फिर 0, 1 से लेकर फिर 7B, फिर 8 में टोटल 9 तत्व हैं। पीरियोडिक टेबल में दिखा चुके हैं। ये अमेरिकन सिस्टम है और ये शुरू से जब लोग बनाना स्टार्ट किए, मेनली 1968-72 से ही ये काम चल रहा है। इसमें पीरियड यानी आवर्त का बात करें तो कै गो है? 7 गो है। मेनलिफ वाला में भी 7 गो था, मॉडर्न वाला में भी हमारा कै गो है? 7 गो है। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 गो ब्लॉक होते हैं और यही चारों ब्लॉक में 118 तत्व हैं। तत्वों की पर अगर बात कर लें, यहाँ नोट कर लीजिए कि अगर कुल तत्व, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है कुल तत्व आपका 118 है। किसी में 119 भी की जो है बात कही गई है। ठीक है, लेकिन कुल तत्व कितना है जो पीरियोडिक टेबल में सजाया गया है? 118। अब इसमें ये भी बात जान लीजिए, लगभग इसमें जो है 80% धातु है। जी सर, 80% 85% क्या है? धातु है। अब बाकी सब में उपधातु और अधातु है। उपधातु की मेनली संख्या 7 गो है। पहले 6 ही था, लेकिन गुणों के आधार पर सिलिकॉन को भी डाल दिया गया। और किस में? उपधातु में। और अब इसकी संख्या कै गो हो गया है? 7 गो, यानी 7 गो उपधातु है। लगभग 80% धातु है, अब बाकी जो है क्या है? अधातु है। ये देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में कै गो? 4 गो ब्लॉक है, SPDF। और SPDF को हम लोग क्या कहते हैं? उपकक्षा।
एसपीडीएफ को क्या कहा जाता है? उपकक्षा। देखिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जनरली एक और नाम दिया जाता है, वो नाम है रिप्रेजेंटेटिव, नहीं ना जान रहे थे, या इसको कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव का हिंदी होता है प्रतिनिधि। हाँ सर, प्रतिनिधि या मेन का अर्थ होता है मुख्य, है ना, मुख्य, मेन चोर यही है मुख्य वही है, और बड़ा मुख्य, मुख्य ग्रुप, ग्रुप यानी क्या? समूह या वर्ग तत्व। अब इसको क्वेश्चन आता है कि एस और पी को प्रतिनिधि क्यों कहा जाता है? हम लोग पिछले क्लास में आवर्त सारणी बताए थे। आप मान लीजिए कि आपके घर में कोई फंक्शन है, आपका तिलक हो, भैया का तिलक हो, बहन का बारात हो, या घर का कोई भी गृह प्रवेश हो, किसी भी तरह का कोई, या किसी का बर्थडे हो, घर में फंक्शन है, तो जो घर के मुखिया होंगे, घर के मुखिया मान लीजिए आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, एल्डर्स ब्रदर हो सकते हैं, या और कोई दादाजी भी हो सकते हैं, तो कहाँ रहते हैं फंक्शन के दिन? जिस दिन फंक्शन है, क्या वो बैठकर घर में न्यूज़ देख रहे हैं? द्वार पर हमारा लोग आए हुए हैं, अब बैठ के न्यूज़ देखते हैं? नहीं, गेट के दोनों ओर खड़ा रहते हैं, क्योंकि जो हमारे गेस्ट आते हैं वो भी तरह तरह के होते हैं। किन्हीं को हम डायरेक्ट कहते हैं हाँ यहीं बैठ जाइए, किन्हीं को कहते हैं चलिए आप इधर बैठिए, किन्हीं को कहते हैं चलिए आप आंगन में चलिए, किन्हीं को कहते हैं चलिए आप छत पे चलिए, चलिए आपको वो बुला रहे हैं। तो सबको क्या करना होता है? रिसिप्ट करना होता है ना, उनको रिसिप्ट करना होता है, हाँ, कि आप आइए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, यानी तरह तरह के। उसी तरह से आप और सानी देखोगे तो एक साइड में एस ब्लॉक है, जबकि दूसरे साइड में क्या है? पी ब्लॉक है, यानी दोनों गेट पर खड़े हुए हैं, मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं, तो लोगों को प्रतिनिधि कर रहे हैं। हाँ, नहीं एसपी नहीं, तो थानेदार वाला नहीं। प्रतिनिधि का अर्थ होता है किसी को आमंत्रण देकर इधर उधर बैठाना। तो ये दोनों किनारों पर है ना, यानी ये कह रहे हैं कि हम आपको गेस्ट हैं, आपको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप आइए इधर उधर बैठिए। तो इसी कारण इनको प्रतिनिधि कहा जाता है। जबकि ये जो होते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक को कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल, देखिए वहाँ आपको साफ साफ शब्दों में दिखाई दे रहा होगा, ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मेटल्स भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो है सब के सब धातु है, एक को कोई उपधातु अधातु नहीं है। ट्रांजिशन का हिंदी हो जाता है सर संक्रमण। हाँ, डी ब्लॉक को कहा जाता है, डायरेक्ट छपने वाला क्वेश्चन आता है, 3 से 4 बार एग्जाम में भी आ चुका है कि डी ब्लॉक को और किस नाम से जाना जाता है? तो संक्रमण धातु। क्वेश्चन ये भी आता है कि डी ब्लॉक को संक्रमण धातु क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है कि एस और पी ब्लॉक के बीच होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? संक्रमण धातु। एस और पी ब्लॉक के बीच होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? संक्रमण, यानी संक्रमित है, दो लोगों से जताए हुए है बेचारा। जबकि जो ये फोर्थ है हमारा ए ब्लॉक, इसको कहा जाता है एक का। रोक दो भाई, लाइट भाग गया। हाँ चलो, जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है इनर। आप देख सकते हैं इंग्लिश वाला में इंग्लिश में और हिंदी वाला में हिंदी में, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ सर, इनर का अर्थ ही समझते हो ना, अंदर का चीज। इनर वियर ठंडा के दिन में खरीदते हो ना, दे दीजिए सर हमको, जो अंदर पहने उसके बाद शर्ट टी शर्ट जैकेट कुछ डाल दे। इनर जो किसका आता है? वुडलैंड का आता है, डिस्की स्कॉट का आता है, अमूल का आता है, जो प्रचार करता है लक्स कोजी वगैरह वगैरह का आता है। यानी इसका हिंदी हो जाएगा अंतः या आंतरिक, अंतः संक्रमण तत्व। इनको अंतर संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? इसका भी क्वेश्चन आता है। तो देखो, यह जो होते हैं एफ ब्लॉक से निकाले जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अंतर संक्रमण तत्व। आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट कीजिए, एकदम सजने छापने वाला प्रश्न है, टॉपिक है, लिख लिए हैं तो बहुत अच्छा। चलिए ध्यान देंगे इधर। यह जो है लिखा हुआ क्या है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि 118 तत्व है और सबका विन्यास लिखा जाता है, और विन्यास भी 2 तरह से लिखा जाता है, याद है? एक KLMN द्वारा और एक 1:2
2p3s3p द्वारा। तो ये हाँ ये 1s2s3ps वाला के लिए है। देखो एक विन्यास ये होता है कि जैसे कि मान लिए कह दिए कि सोडियम है, इसका विन्यास लिखिए तो KLm 281। अभी बता चुके हैं कि कौन में कितना भरा जाता है। एक बार और इस पर बात बताएंगे। इसका भरने का नियम क्या होता है? बोरबरी इसको कहते हैं ना। हाँ बोरबरी सिद्धांत। बोरबरी सिद्धांत क्या है कि 2 के ना यानी 2 8 8 18 18 32 शेष, मतलब के में 2 गो, एल में 8 गो, एम में 8 गो, एन में भी कै गो 18 गो, ओ में 18 गो, पी में 32 गो और क्यू में शेष। ABCD याद है ना हो, KLMNOPQ। अच्छा आर नहीं है, 7 गो है। और ये नाम कौन रखे थे KLMN? बोर, तभी तो उनके नाम पर है बोरबरी सिद्धांत। तो एक ये विन्यास होता है और एक विन्यास ये होता है 1s 2s 2p 3s 3p। ठीक है हाँ ऊर्जा स्तर। तो जिनको ई वाला नहीं समझ में आता है वो नोट कर लीजिए, बाद में इस पर क्वेश्चन कराएंगे। अभी हम लोग किस पर करेंगे? ई वाला पे, NS 1s 2s पे, क्योंकि इसका ये जनरल विन्यास लिखा हुआ है। ठीक है ध्यान दीजिए इधर 1 मिनट। अब क्या है, एस ब्लॉक के लिए अलग है, पी के लिए अलग है, डी के लिए अलग है और एफ के लिए अलग है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या है? NS 1 से 2, NS 1 से 2, यानी एन के जगह ए नंबर रहेगा। यानी आप समझ जाओ यहाँ जनरल भाषा में जो एन रहेगा वो आवर्त रहेगा, आवर्त की संख्या। ठीक है एन किसका काम करेगा? आवर्त का। अब देखिए एक्स के लिए NS 1 से 2, पी के लिए है क्या? NS 1 से 2, NP 1 से 6। माइनस नहीं है, यानी एस में हम ज़्यादा से ज़्यादा कै गो? 2 गो, पहले ही बताए हुए है ना। यहाँ भी देखो एस में ज़्यादा से ज़्यादा कै गो? 2 गो, पी में ज़्यादा से ज़्यादा कै गो? 6 गो, यानी 1 से 6 तक कुछ भर सकते हैं। डी में देखिए 10 गो। लेकिन यहाँ अंतर यही है कि जितना एस का रहेगा ना और आवर्त उससे एक कम रहेगा डी का। आप एफ में देख लीजिए NS 1 से 2, N-1 डी। यहाँ ध्यान से भाई, यहाँ ध्यान से, काहे ध्यान से हो सर? काहे ध्यान से? इसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग का ऊपर आदत लग चुका है डी में 1 से 10 तक भरने का, जबकि यहाँ में उल्टा है, या तो नहीं भरेंगे डी में या तो कै गो भरेंगे? 1 गो। ठीक है वही यहाँ ध्यान से। अब देखिए एक एक करके सबका डिफिनेशन है, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? आपसे क्वेश्चन आ जाए या बोल दे कि निम्न से कौन एस ब्लॉक का है, तो कैसे पहचानेंगे? तो वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उप कक्षा में प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करता है? आप प्रवेश न कर लिख सकते हो, एक लाइन रहता है। हाँ वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? एस उप कक्षा में, उसको क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के तत्व। उसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उप कक्षा में रहता है, पी उप कक्षा में रहता है, उसको क्या कहते हैं? पी ब्लॉक का। जिसका इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में होगा उसको डी ब्लॉक का, और जिसका इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में होगा उसको, सॉरी एफ उप कक्षा में होगा उसको एफ। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नज़ारा है, एक पढ़े 4 खत्म। अरे एस पी डी एफ, यही सबको क्या कहते हैं? उपकक्षा कहते हैं। डिफाइन उस कक्षा का ही ना है कि एस पी डी एफ को क्या कहते हैं? उपकक्षा कहते हैं। अगर एस में है तो एस ब्लॉक का, पी में है तो पी ब्लॉक का, डी में है तो डी ब्लॉक का, एफ में है तो। देखिए कैसे इसको हम निपटाते हैं। नहीं लिखे थे? गजब मजाक करते हो यार, उसको ऊपर से लिख लेना चाहिए था ना। देखो ऊर्जा स्तर सबसे पहले, ऊर्जा स्तर क्या था? 1s, बड़ा दिखाई दे रहा है वो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, तब जाके 4p। अब इधर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हमको दे दिया गया है कि मैग्नीशियम है, 4 गो ऑप्शन में पूछ देगा कि कौन एस ब्लॉक का है, तो चेक कर लो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना? 12 ना।
लिखो विन्यास 1s2 2s2 2p 6 3s 2 और 3p 2। अरे ज़्यादा हो गया 12 को गिन लीजिए। 2 और 2 4 4 6 10 10 और 2। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है? अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है? अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उप कक्षा में ना, एस उप कक्षा में है। अतः हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम किस ब्लॉक का सदस्य है? एस ब्लॉक का। इस तरह से ध्यान दीजिए। एक और, अगर मान लीजिए कि आपसे दे दे कि ये मान लीजिए कार्बन, सब कोई जानते हैं है ना, परमाणु संख्या कितना ना 6। लिखिए 1s2 2s2 और 2p2 2p2 2 और 2 4 2। वाह, ठीक है। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पी में, तो कार्बन पी ब्लॉक का सदस्य है। उसी तरह से अगर किसी का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए? डी में, तो क्या कहेंगे कि यह डी ब्लॉक का सदस्य है। आई एफ में आ जाएगा तो क्या कहेंगे? एफ। आया समझ में? बस बस बस, अंतिम इलेक्ट्रॉन जहाँ गिर रहा है वो उसका सदस्य है। कोई दिक्कत? तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एक बार फिर से लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और सबसे पहले सब्सक्राइब मेंबर बनिए, है ना? हाँ।